वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ के एक और शानदार फुल लेंथ टेस्ट में स्वागत है आपका, जिसमें हम लोग 200 नंबर का पूरा पेपर देखने वाले हैं। 3 घंटे जो आपको मिलेंगे 200 नंबर का आरओ का जो लेटेस्ट एंड पैटर्न है। तो ये टेस्ट सीरीज है हमारी, आप इसको ले भी सकते हैं। इसमें नीचे ओएमआर शीट विद एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी, है ना। पूरा जैसा रियल पेपर होता है सेम वैसा ही। हमारे इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऐप में लगाना चाहते हैं तो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ऐप है उससे भी आप ले सकते हैं ना। डिस्काउंट भी चल रहा है। 30 फुल एंड टेस्ट है, टेस्ट को ज़रूर लगा के जाएं, हाईली रिकमेंडेड है। बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है ये। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। कह रहे हैं जब आप किसी भी फूड ग्रेन को स्टोर करते हो तो मॉइस्चर जो है यानी नमी जो है अनाज के भंडारण में 15% से कम होनी चाहिए, नंबर 1। और जो लोबिया, मूंग, अरहर इनकी जो फसलें हैं इनका उपयोग भारत में दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में करते हैं। और कोबाल्ट जो है इसेंशियल एलिमेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम एंड इट ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ B12 विटामिन। यानी कोबाल्ट कह रहा है राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत आवश्यक है और विटामिन B12 के संश्लेषण में भी सहायक है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, पहला गलत है। क्योंकि देखिए आप जब भी किसी भी फूड ग्रेन को स्टोर कर रहे हो तो उसके लिए आप कोशिश करें कि नमी जो है वो 14% से कम ही रहे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। गलत बताना है इनमें से कौन सा विकल्प गलत होगा। कह रहा है सूर्यमुखी का जो तेल है उसमें 64% लाइनोलिक अम्ल होता है और जो मानव यकृत में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। यानी जो हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्लीन करने के काम आता है। दूसरा कह रहा है कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें हैं, यानी आपकी जो नेचुरल सिल्क है। और तिलहनी फसलों के लिए अनुशंसित नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक 3:2:1 के रेशियो में रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये दोनों ठीक है, पहला गलत है क्योंकि जो लाइनोलिक एसिड है सनफ्लावर में प्रेजेंट, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है ह्यूमन की आर्टरीज से। आर्टरीज मतलब धमनियों से। कहाँ से? धमनियों से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, धमनियों से। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं मक्के की बुआई जो है वर्ष भर कभी भी खरीफ, रबी या ज़ैद ऋतु में कर सकते हो, मेज को कभी भी ग्रो अप। और भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो गेहूं पर ही पड़ा था। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन ज़्यादा होता है और अनाजों में धान में सबसे अधिक खनिज उत्पादन होता है। यानी सीरियल्स में पैडी जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिनरल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा अगर? तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि बाजरे में सबसे अधिक खनिज उत्पादन होता है, ना कि आपके पैडी में यानी धान में। तो बाजरा होना चाहिए यहाँ पे। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी बाजरा। ठीक है, या इंग्लिश में कहें तो मिलेट्स हो जाना चाहिए, है ना, मिलेट्स। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। चौथे में भी गलत आपको पहचान करनी है, कौन सा आपका गलत होगा यहाँ पे। तो रबड़ कह रहा है मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय में उगाई जाती है। भारत में कहवा की बात करें यानी कॉफ़ी, इसकी 2 ही किस्में, अरेबिका और रोबस्टा। और दक्कन पठार के शुष्क भागों में यानी जो डेक्कन प्लेटू है उसके जो ड्राई पार्ट्स हैं वहाँ काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी है। और वरुणा, पूसा बोल्ड, पूसा, जय किसान, पीताम्बरी सरसों की कुछ प्रमुख किस्में हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत है? आराम से पहचान सकते थे। देखो झारखंड में कहाँ हो जाएगी रबड़ रबड़ की खेती, है ना। मिनरल इतने हुए हैं उसमें तो सॉइल्स वगैरह में उपयुक्त तो नहीं है वो, तो ये गलत हो जाएगा। बस झारखंड नहीं होना चाहिए था, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मेघालय ठीक है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी। चलो अगले पे चलते हैं। 5वें नंबर पे क्या कह रहा है, गलत की पहचान इसमें भी आपको करनी है कि भारत में नेशनल रिंडर पेस्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम है, यानी राष्ट्रीय रिंडर पेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम 1954 में शुरू हुआ। कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर 2002 को बना। और राष्ट्रीय जीन बैंक की बात करें 1996 में पौधे आनुवंशिक संसाधनों के बीजों की भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किए गए। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी 1990 में बनी। तो ध्यान से एक बार स्टेटमेंट को फिर से देखिए, कौन सा गलत लग रहा है उस पर आपको चुनाव करना होगा। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 11 अक्टूबर 2000 में हुई थी। ठीक है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गलत की चुनाव करना है, कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं राचेल कार्सन जो थे, इन्होंने 1962 में प्रकाशित इनकी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका है ये।
जिसने विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति दी थी? किसने? राचेल कार्सन। दूसरा, समुदाय का संपूर्ण अनुक्रम जो किसी निश्चित क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है, सीयर कहलाता है। सीयर मतलब द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया। दूसरा, सेव सॉइल मूवमेंट की बात कर रहा है, मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कह रहा है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा बांध के कारण होने वाला जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू हुआ था। तो कौन सा इसमें गलत है? कोई गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। साथ में आपको स्टेटमेंट गलत बताना है, इनकरेक्ट चुनना है, यहाँ पे कौन सा आपका गलत होगा। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण यानी जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इनका आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। दूसरा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हिसार हरियाणा में है। और प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट कब मानते हैं? जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना दिखाई दे। कब ना दिखाई दे? उसका जो नेचुरल मतलब जहाँ वो रहती है हैबिटेट 50 वर्ष से ना दिखे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन कहलाती है। तो यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है? इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा गलत है? ये बहुत आसान था। सेंट्रल अराइड जोन आप सभी ने सुना होगा, जोधपुर में है, राजस्थान के, है ना? तो यहाँ जोधपुर होना चाहिए था। बाकी तीनों सही स्टेटमेंट है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है। सही विकल्प का चयन करना है 8वें में आपको। 1973 में चिपको आंदोलन, इसके संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा थे। इन्वायरमेंट का सवाल है, बढ़िया। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है कह रहा 1971 में बना था और इसने एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है ये, जिसका उद्देश्य था पर्यावरणीय समस्याओं से जुड़े मतलब दुनिया को बचाना पर्यावरण की समस्याओं से। और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन 1947 में बना। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कौन सा सही है भाई? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 9 पे आते हैं। यहाँ पे आपको गलत चुनाव करना है, कौन सा गलत होगा भाई, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा। कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यानी धारणीय विकास, इसका विचार सबसे पहले 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, वो लाए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है। दूसरा, 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पहल पर ही रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में कार्बन टैक्स पर विचार विमर्श हुआ था कि कार्बन टैक्स की अवधारणा लाएंगे भाई। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। तो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है और एनवायरनमेंट का बेहद शानदार इंपॉर्टेंट सवाल। चलो 10 पे आ जाते हैं। 10 में आपको सही का चुनाव करना होगा। यहाँ पे कौन सा सही है? कह रहा मैनग्रूव वन को महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है, यानी मैनग्रूव फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। फिर कह रहा जो प्राकृतिक अवशोषक कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं, यानी नेचुरल एब्जॉर्बर दैट एब्जॉर्ब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उनको बोलते हैं कार्बन सिंक। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 को हस्ताक्षरित हुई थी ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करने के लिए। कब? 1997 में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। तो सही सिर्फ यहाँ पे कौन सा है? तीसरा वाला सही होगा। अब देखते हैं गलत क्यों है भाई। पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ना, वो कोरल रीफ को बोला जाता है, कोरल रीफ्स को, या हिंदी में बोले तो प्रवाल भित्तियों को बोलते हैं भाई। दूसरा क्यों गलत है? जो प्राकृतिक अवशोषित है मतलब अवशोषक हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। ये भी क्लियर। और फिर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इनका मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है ना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नहीं, कोलकाता होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कोलकाता होना चाहिए था। चलो अगला देख लेते हैं। सही चुनना है। यहाँ पे जनगणना पे बेस्ड सवाल है। भारत की जनगणना है कि भारत की जनगणना के अनुसार इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व 382 है। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी शिशु लिंगानुपात 0.6 है। लिटरेसी जो है वो 73% है ना, ये बताना। सॉरी 0.6 का जो शिशु लिंगानुपात है 919। तो बताओ यहाँ पे कौन सा सही है? तो देखिए बहुत जरूरी और चारों सही है। लिटरेसी 73%, शिशु लिंगानुपात 919 और फीमेल मेल सेक्स रेशियो 943, पॉपुलेशन डेंसिटी 382। चलो 12 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें भी आपको क्या बताना है? गलत का चुनाव करना है। भारत की जनगणना के अनुसार यूपी में जो अनुसूचित जनजाति है
है ना, जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है 11.34 लाख थी, जो कि पूरे देश की राज्य की मतलब 0.6% है। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है, मतलब 4.13 करोड़ है, जो कि लगभग 20.7% है। ST 0.6% और SC 20.7%। साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कह रहा है 76.7% है, यूपी की साक्षरता दर। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कहना तो 829। बताओ कौन सा है? तो भाई यूपी में इतनी साक्षरता तो है नहीं, इसको नंबर को बदल दो, यानी इसको कर दो 67.7 है ना, ये इतने % लिटरेसी है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 13 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। बांध है ये, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी, तुंगभद्रा नदी, कोयना बांध कोयना नदी, मैथुन बांध मैथुन नदी। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? देखिए पहला दूसरा तीसरा सही है। मैथुन बांध जो है वो मैथुन नदी पे नहीं है, बराकार नदी पे है ना, बराकार नदी, झारखंड बराकार नदी, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। 14 देख लेते हैं। 14 में भी आपको मैचिंग करनी होगी, यहाँ पे कौन सा सही है, मतलब मिलान करना है। ये राज्य है और ये जलप्रपात है, कोशिश करिए आप इसको करें। जैसे उड़ीसा, गोवा, मिजोरम को दूध सागर आपको पता होगा भाई सभी को, दूध सागर फॉल गोवा में है। दूध सागर फॉल कहाँ है? गोवा में है। तो बी में एक कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ये हो गया है ना, गोवा में है दूध सागर फॉल। और डुडुमा फॉल उड़ीसा में हो गया, डुडुमा उड़ीसा में हो गया। वंतवांग फॉल मिजोरम हो गया, बाकी तीरथगढ़ छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो इसमें भी मैचिंग करनी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ये रीजन है। कुरुवा, जारा, अर्का, बत्रा, पमालू, है ना। दो देखो, पहले क्वेश्चंस को सब देखते रहा करो, जो आ रहे हैं उनको ट्राई करा, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ा, उनको बाद में देखा, है ना। कोशिश करा करो सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर ले जाओ। ये ऐसे एग्जाम में भी करना, एक बार 140 क्वेश्चनों में जाना कितने आप कर पा रहे हो। अगर जीएस में आप ये मानिए 75 तक पहुंच रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, है ना, क्योंकि आरओ का पेपर लेवल अच्छा ही होगा और ज़्यादा। तो प्लीज़ कोशिश करिए 140 तक आप पहुँचें, कम से कम एक बार सारे क्वेश्चनों तक पहुँच जाएँ। इनफ टाइम मिल रहा है क्योंकि 3 घंटे मिलेगा, हिंदी तो जल्दी ही हो जाएगी। चलो खैर 15 पे आओ, बताओ। कुरुवा ये दक्षिण भारतीय राज्य स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। कुरुवा क्या बोला जाता है? कुरुवा बोला जाता है पहली चीज़। नहीं एक सेकंड, कुरुवा क्यों बोलेंगे? कुरुवा तो झारखंड में बोलते हैं ना। आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक वीडियो दिया था मैंने, ध्यान हो अगर आपको। कुरुवा झारखंड में बोला जाता है। जारा और इरका ये बोलते हैं साउथ इंडिया में, जारा और इरका बोलते हैं साउथ इंडिया में। वहीं बत्रा की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा बोला जाता है, और पामलू मणिपुर में बोल देते हैं। तो याद रहेगा आपको, करुआ झारखंड है और जारा एवं मार्का दक्षिण भारतीय राज्य है, और बत्रा दक्षिण पूर्वी राज्य, पमालू मणिपुर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 पे आ जाते हैं, सही का मिलान करना है आपको। 16 में कौन सा सही होगा? आमसेट पीक, गुरु शिखर, सोमेश्वर और करो पीक। तो आमसोट चोटी की बात करेगा तो आमसोट चोटी कहाँ पे है? आमसोट चोटी जो है ये शिवालिक पहाड़ियों में पड़ेगी भाई, है ना। आमसोट जो है ये शिवालिक सबसे ऊंची चोटी है उत्तर प्रदेश में। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भाई। सोमेश्वर की बात करें ये भी शिवालिक में है, सोमेश्वर किला बिहार में पड़ेगा ये। और करहो चोटी मोरानी पहाड़ियाँ में पड़ेगा, हरियाणा में। यानी ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। चलो फिर जनगणना शहर कह रहा है, किसी अधिवास को जनगणना शहर बनाने की शर्तों के संबंध में सही विकल्प बताओ। सेंसस टाउन क्या होता है? व्हाट इज सेंसस टाउन? तो इंपॉर्टेंट है ये, अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन जो एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसका सवाल होने वाला ही। तो कौन सा सही होगा? मिनिमम पॉपुलेशन कह रहा है 10,000 होनी चाहिए उस अधिवास में, न्यूनतम जनसंख्या 10,000। उस अधिवास का जनसंख्या घनत्व 300 होना चाहिए। और उस अधिवास में जो पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कम से कम 75% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हों, तब उसको हम जनगणना शहर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ तीसरा सही है कि अगर 75% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हैं तो वो सेंसस टाउन में आएगा, ये ठीक है। तो बात आती है पहला क्यों गलत है भाई? क्योंकि पहला गलत है, न्यूनतम जनसंख्या 10,000 नहीं 5,000 होनी चाहिए। ये डाटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, 5,000 होनी चाहिए। और पॉपुलेशन डेंसिटी 300 नहीं 400, है ना। तो सेंसस टाउन के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी 400 और जनसंख्या 5,000, और 75% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ना लगे हों, नॉन एग्रीकल्चर में हो। 18 देख लेते हैं, गलत का चुनाव करना है। अशोक के पोते चंद्रगुप्त मौर्य को प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक कहते हैं। मौर्य शासन के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की इंडिका। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो आसान है, देखिए अशोक का पोता थोड़ी था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था, ठीक है, यानी ग्रैंड सन था उसका।
भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक। तो आसान था ये गलत था, बाकी ये तो ठीक है। फिर से इसमें गलत की पहचान करनी है, ध्यान से इसकी स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी चौथी बुद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। और अग्निमित्र जो है वो कालिदास का नाटक है मालविका, उसका मेन जो है कैरेक्टर है। तो कौन सा गलत है? बहुत ही आसान है दोस्तों, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के शासनकाल में नहीं हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी ना। तो ये तो सभी को बता दिया होगा सभी ने, ये तो ठीक है। चलो 20 पे आ जाते हैं, मिलान कर लो। राजपूत वंश, हुन डायनेस्टी, सातवाहना और उत्पल डायनेस्टी, कौन किसका फाउंडर है? तो अब देख लो कितने शानदार प्रश्न है। अगर अब बचे हुए समय में आप शानदार तरीके से टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो आप यकीन मानिए 40% सवाल आप आराम से टेस्ट से सही कर सकते हैं। 30 सवाल हम जो लगवा रहे हैं आपको, उसमें 200 क्वेश्चन है, कितने हो गए आप सोच लो, 3 दूनी 6 है ना। तो आप 6000 सवालों की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, आराम से आपकी कितने सवाल डायरेक्ट इन्हीं में से फंसते मिलेंगे। और हम देखिए मक्कारी वाला काम नहीं अपने पास, सारे सवाल आपको स्टेटमेंट वाले मिलेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। इसलिए कई लोगों को SCS के टेस्ट देके पेट में दर्द हो जाता है, पोटी आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए क्या, सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बस उसका नाम लिख दो, टेस्ट दे दिया इन्होंने। वो टेस्ट नहीं है, वो आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। आपके 200-300 में मिल रहा है, 400 में मिल रहा है, वो आपके साथ एकदम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है ना। और आपको मज़ा आएगी वो देख के। खैर आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें। राष्ट्रकूट वंश, इसकी बात करें अगर तो इसका संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग था। और हुण राजवंश की बात करें, इसका तोरमाड़ था हुण वंश का। शातवाहन का शिमुख था। और उत्पल राजवंश का जो था अवंती वर्मन था। ठीक है, तो 20 का B हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। 21 में फिर से आपको मिलान करना है। कैलाशनाथ मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा किसने बनवाया है इसको बताना है आपको। तो कैलाश मंदिर जो बना था, कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो ये पहली चीज़ है तमिलनाडु में, इसको पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया था। है कहाँ? तमिलनाडु में कैलाशनाथ मंदिर। हजार स्तंभ मंदिर ये काकत्या वंश ने ही बनवाया था। कौन से राज्य में अगर पूछ ले तो ये तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में है। दिलवाड़ा टेम्पल सोलंकी डायनेस्टी के टाइम बना था। कहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर? राजस्थान में है भाई। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, चोला डायनेस्टी ने बनवाया था। 1 2 3 4 सही मैच करेगा। ठीक है, चलो अब 22 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। 1782 में मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में वेल्लोर की घेराबंदी हुई थी। ठीक, और कुडालोर की घेराबंदी 1783 में। और 1785 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की घेराबंदी हुई थी, यानी संधि की बात कर रहा हूँ। 1783 में मराठा साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य के बीच गजेंद्रगढ़ की लड़ाई हुई थी। तो कौन सा गलत है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1783 में मैसूर और इनके बीच में मैंगलोर की घेराबंदी जो हुई थी 1783 में हुई थी। ठीक है, ये गलत है, बाकी तीनों ठीक है। चलो 23 पे आ जाते हैं। ये लेखक हैं और उनकी फेमस किताबें हैं। तो सबसे पहले जयसिंह सूरी, हरिसेन, मेरुतुंगा और बख्ताराम शाह। तो हरिसेन की पता होगी मुझे लगता है सबको, हरिसेन की हमीर मद मर्दन हरिसेन की थी। और नहीं ये क्यों थी, एक सेकेंड, नहीं, हाँ देखो जयसिंह सूरी की थी हमीर मर्दन की थी जयसिंह सूरी की। और हरिसेन की है बृहद कथा कोश, हरिसेन की बृहद कथा कोश। वहीं मेरुतुंगा की बात करें ये हो जाएगी इनकी प्रबंध चिंतामणि। और बख्ताराम शाह की हो जाएगी बुद्धि विलास। ठीक है, तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। हिस्ट्री की किताबें थी ये। चलो 24 नंबर देखते हैं। 24 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। हियान चांग और अलबरूनी, इन्होंने जो अपने वृत्तांत लिखे हैं भारत के लिए, उसमें हर्षवर्धन ने पेशावर में एक बौद्ध मठ बनवाया था, ये कहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ में मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है महादाह, मध्य पाषाणकालीन मतलब मीजोलिथिक, यहाँ से पशुवध स्थल यानी जो बूचड़ खाना है नहीं, जहाँ पे स्लॉटिंग हाउस होती है, उसके साक्ष्य मिले हैं। और मोर्टिमर व्हीलर की जो पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो कौन सा सही की बात करें तो 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो पहला गलत क्यों है भाई? क्योंकि इसने जो है हियानचांग अलबरूनी ने वृत्तांत में उल्लेख किया कि हर्षवर्धन ने नहीं, कनिष्क ने पेशावर में बौद्ध मठ बनवाया था। किसने? कनिष्क ने। ये याद रखना। बाकी 2 3 ठीक है। चलो 25 नंबर पे आ जाते हैं। अब इसमें आपको सही बताना है भाई कौन सा सही होगा। अस्तो माँ सदमय
बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, अस्तोमा सदगम में। और छंदोग्य उपनिषद जो है इसमें पहले 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में पीपल के वृक्ष को क्या कहते हैं? अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? अश्वत्थ ट्री। कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। 26 देख लेते हैं, जैन धर्म और बुद्ध वगैरह से रिलेटेड है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्र निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कह रहा है ये इसके समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। अशोक के स्तंभ शिलालेख और गुफा शिलालेखों में केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग है। कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 27 देख लेते हैं, 27 में सही का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। कह रहा जहांगीर ने प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी और मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को उसके भाइयों औरंगजेब और मुराद ने हरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नहरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन बंद करवा दिए थे। तो बताओ भाई कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखो पहला और दूसरा सही है यहाँ पे, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी होना चाहिए। अब कारण गलत क्यों भाई? क्योंकि कलमे खुदवाने, नहरोज त्यौहार और ये सब की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू कराया था। किसने? औरंगजेब ने, है ना। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नहरोज के त्यौहार को मनाना, तुलादान, झरोखा बर्सन, ये भी नहरोज त्यौहार आपने एक इससे पीछे भी पढ़ा था, बलबन को उसने भी शुरू कराया था, है ना। तो ये खैर 1 और 2 सही, ये गलत हो जाएगा। अब 28 में आपको इनकरेक्ट बताना, गलत की शुरुआत करनी, कौन सा मतलब गलत है। औरंगजेब ने ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया कर की वसूली के लिए अमीनों की नियुक्ति करी थी। किसकी? अमीनों। और 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी, बाद में उसका नाम दौलताबाद रखा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है, जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से ली थी। तो आसान है, गलत हो जाएगा सिर्फ बी वाला, यहाँ 1327 होना चाहिए, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी और दौलताबाद नाम रखा उसका 1327 में, ये गलत है, पहला दूसरा सही है। 29 में सही बताना है भाई, कौन सा सही होगा। 29 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिन्होंने एक प्रकार का सिंचाई कर हक शर्फ लगाया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1333 ईस्वी में मोरक्को से भारत आया और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान रियासत नामक एक विभाग शुरू करा गया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 30 नंबर देखते हैं, गलत की पहचान करनी है, 30 में कौन सा गलत होगा। फतवा-ए आलमगीरी पुस्तक मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लिखी गई। अकबर का जो वर्णन है संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृतांत संग्रह में किया गया है। हुमायूं ने आमिर अकबर की उपाधि विद्वान ख्वांदमीर को प्रदान की थी। तो बताओ भैया कौन सा गलत है। कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब 31 में भी इनकरेक्ट की शुरुआत करनी, मतलब पहचान करनी है। सिखों के जो तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, इन्होंने विवाह प्रणाली लवन की शुरुआत की थी। 8वें गुरु गुरु हरकिशन की कम उम्र में ही चेचक से मृत्यु हुई और तीसरे गुरु गुरु अमरदास, इन्होंने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, ठीक है, इसमें तीनों सही है। चलो 32 में पहचान करो भाई कौन सा गलत होगा। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद को केंद्र शासित प्रदेश में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। और 1972 का जो 31वां संशोधन था उसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ के 545 हुई थी। तो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। और इसका आर्टिकल भी याद रखो, 22 क्लॉज 1 है, जिसके अंतर्गत 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के अंदर पेश करना पड़ता है। नहीं, 22 क्लॉज 2 होना चाहिए, क्योंकि पहले में तो आपको ग्राउंड बताएंगे ना किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं, और फिर 22 क्लॉज 2 के तहत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। 33 देख लेते हैं, इसमें से सही बताना है, सही कौन सा होगा। 33 में इसकी पहचान करनी है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है, इनकी मैक्सिमम एज 65 वर्ष ही है पोस्ट को ग्रहण करने की। हाई कोर्ट के जज की 65 साल है और आर्टिकल 76 जो है इसमें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया है। कौन सा सही है? तीनों सही है, पॉलिटी का सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया। 34 नंबर देख लेते हैं, 34 में सही कौन सा होगा ये बताना है आपको। 34 नंबर में
भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है यानी 6th शेड्यूल है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी जो चीज़ें वो दी हैं इस अनुच्छेद में 244 से 275। और 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014, इसने क्या करा है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेक बनाया था, जिसको बाद में मतलब इसने कलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करा था, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर देगी। तो क्या ये सही है दोनों? बिल्कुल सही है। ठीक है, 35 नंबर देख लेते हैं। कह रहा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। और हृदयनाथ कंजरू ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता यानी एमरजेंसी प्रोविजन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बोला। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तीनों सही है भाई यहाँ पे। ठीक है, 36 में गलत पहचान करनी है, कौन सा गलत है। जो महावीर त्यागी इन्होंने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को सुरक्षा वॉल्व से की है इनकी तुलना, एमरजेंसी प्रोविजन को सेफ्टी वॉल्व। 61 संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में जो एज है 21 से 18 करी गई थी। और संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है 60 दिनों से ज़्यादा तो उसकी सदस्यता छिन जाएगी। कौन सा सही है? मतलब गलत है, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे भी। ठीक है, 37 में आपको सही बताना है क्या है भाई। राष्ट्रपति की अगर मृत्यु, त्यागपत्र या पद हटने से या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है स्थान, तो चुनाव कराने की अवधि मैक्सिमम 6 महीने। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना, प्रेसिडेंट करता है, बट कमेटी हेडेड बाय पीएम है ना, उसके रिकमेंडेशन। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, है ना, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलो 38 में आपको गलत पहचानना है, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। 38 में पंचायत के चुनाव संबंधी मामले जो है अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243 में है, यानी प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्शन रिलेटेड टू मैटर ऑफ पंचायत। और संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, ये सब अनुच्छेद 315 से 23 में है, यूपीएससी की बात कर रहा है। और अनुच्छेद 334 के तहत किसी राज्य की विधानसभा को अपने चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, उनको पावर है लॉ बनाने की फॉर इलेक्शन, है ना, अंडर आर्टिकल 334। तो गलत कौन सा हो जाएगा भाई? यही तीसरा वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 334 नहीं, ये है 328 आर्टिकल, है ना, 328 के तहत किसी राज्य की विधानसभा को है ये अधिकार। चलो 39 देख लेते हैं, कौन सा कह रहे हैं गलत है। प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात कर रहे हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। भारत के संविधान में वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी की संज्ञा दी गई है। राज्यों में अनुच्छेद 360 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल अगर लगता है तो राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, नहीं, ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन स्टेट अंडर 360, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म अगर फेल होगा तो 360 से कह रहा है इमरजेंसी जो लगेगी वो प्रेसिडेंट रूल है। तो गलत कौन सा है यहाँ पे? यही वाला गलत है, क्योंकि 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी दी है, यानी वित्तीय आपातकाल दिया हुआ है। और प्रेसिडेंट रूल की बात करें अगर तो ये 356 में है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ना कि 360 से। 40 में आपको सही बताना है कौन सा है। अनुच्छेद 226, ठीक, इसके बारे में कि हाई कोर्ट को जो है रेट की पावर दी गई है फंडामेंटल राइट की टर्म में इशू करने के लिए। अनुच्छेद 79 की बात करें 89 की, संघ के लिए एक संसद होगी कहा है जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। राज्यसभा 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष रिटायर होंगे और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। सही कौन सा है? तीनों बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी आपको गलत का चुनाव करना है, कौन सा गलत होगा भाई। कह रहे हैं जो सीट्स का एलोकेशन है, स्टेट्स द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा अमंग द स्टेट एंड यूटीज, ये 4th शेड्यूल में दिया है ना। राज्यों का बंटवारा मतलब सीटों का बंटवारा राज्यसभा का कैसे होगा। और 2019 के 123वें संशोधक जो विधेयक था, बिल था, उसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। और आर्टिकल 54A के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्यों मतलब दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य जो है वो लेंगे हिस्सा, मनोनीत नहीं, यानी नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेंगे भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर लेंगे।
तो यहाँ पे गलत की बात कर रहा है तो बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन है 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था ये, है ना, 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत था, 123 नहीं। कमेंट में आप बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था जिसके तहत एंग्लो इंडियन का प्रोविजन रद्द कर दिया गया, अनुच्छेद 331 में जो था, है ना। कमेंट में बताओ कौन से एक्ट से आया। 42 देख लेते हैं, गलत का चुनाव करना है। एक्सेप्ट आर्टिकल 2021, सारे जो है फंडामेंटल राइट चले जाते हैं अगर प्रेसिडेंट छीन लेता है, अगर इमरजेंसी लगती है, मतलब अंडर आर्टिकल 359, ठीक। 20-21 को छोड़कर सब चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी, केसी वेरे ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बोला है, यानी क्वासी फेडरल बोला है। और 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2008 ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है। आर्टिकल कौन सा डाला? 338B, ठीक है, जिसे सन 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, तीनों बेहद शानदार स्टेटमेंट, महत्वपूर्ण है, सही है तीनों। चलो 43 में आपको सही बताना है। देखो पूरी पॉलिटी के शानदार प्रश्नों का रिवीजन हो गया आपका कि नहीं, तो टेस्ट से बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो है था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको 21 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, है ना। और संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी। और भारत के लिए संविधान का सबसे पहला विचार संविधान सभा का एम एन रॉय ने दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। तो कौन सा सही होगा भैया यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 तो सही है भाई, है ना, 2 और 3 ये सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद थे, इन्होंने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 ही वर्ष कह दिया था। अब इसका कारण था मुसलमानों में एक्चुअली क्या होता है, 15 वर्ष में विवाह वगैरह को ख़यारुल बुलूग एक टर्म होता है, लॉ में चलता है, ख़यारुल बुलूग करके, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ। इसमें ये है ना, अगर 15 वर्ष है तो वो स्वतंत्र है उस शादी को माने, या वो स्वयं शादी कर सकता है बिना अपने संरक्षण से। तो इन्होंने बोला 15 वर्ष ठीक है, 15 वर्ष रखो, और बाकी ये दोनों ठीक है। बाकी सब भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, ये सबको पता है। चलो 44 देख लेते हैं, सही उत्तर का चयन करना है। 44 में कौन सा सही होगा? मैनोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग दाब के मापन में करते हैं, यानी प्रेशर मेजर करते हैं। विसोसिटी यानी श्यानता नापनी है द्रवों की, उस द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, यानी विसोसिटी जो लिक्विड है वो इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है उसकी त्रिज्या घट जाती है, यानी सोप बबल व्हेन चार्ज इट्स रेडियस डिक्रीज। अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके दूर परावर्ती रंग के कारण होता है, यानी कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इट रिफ्लेक्ट। साइंस का सवाल है, आराम से ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा आसान। देखो पहला और चौथा सही है, पहली चीज़ ठीक। दूसरा और तीसरा गलत होने की कारण क्या है? द्रवों की जो श्यानता है वो ताप के बढ़ने पर घट जाएगी। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगी, तो विसोसिटी है यानी थिकनेस है वो कम होती जाएगी भाई, पिघलने लगेगा, क्योंकि और ज़्यादा मेल्ट होगा। और त्रिज्या घटेगी नहीं, यहाँ पे त्रिज्या बढ़ेगी, है ना, याद रखना। चलो यानी सिर्फ 1 और 4 सही है। 45 में आपको बताना है सही कौन सा है भाई। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु पर प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। इन द ह्यूमन आई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द रेटिना। लेंस की क्षमता डॉप्सन में मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट। एक सामान्य स्वस्थ मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। डॉप्सन में आपको पता होगा ओजोन लेयर की थिकनेस नापते हैं, है ना, ओजोन की थिकनेस नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। बाकी ठीक है, पहला तीसरा एक नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर। 46 में आपको बताना कौन सा सही है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखता है, सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। पहली बात। कारण क्या है इसका? क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय किरणें जो है क्षितिज के इतने करीब होती हैं कि उन्हें वायुमंडल के माध्यम से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ना, यानी हॉरिजन से दूर ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए तो ये ठीक है ना। रिफ्रैक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा है साइंस में इसको, ठीक है। ये 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहे ठंड के मौसम में लोहे को स्पर्श करने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंड रहता है, अधिक ठंडा लोहा रहता है। क्यों? क्योंकि लोहा जो होता है लकड़ी की अपेक्षा उष्मा का अच्छा सुचालक है। आयरन इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड। ठीक है, बिल्कुल सही, और ये उसका कारण भी है भाई, आसान है ये तो। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। सही विकल्प का चयन करना है। जो रेफ्रिजरेटर है इसमें खाद्य पदार्थों का ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान सुरक्षित है। अगर आप फ्रेश रखना चाहते हो अपने फूड प्रोडक्ट को, 4 डिग्री सेल्सियस ठीक है।
और यदि जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, जिससे जल स्तर समान रहेगा, है ना। इसको लेके बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये आप ट्राई कर सकते हो। जैसे गिलास है, उसमें पानी भरा है, बर्फ़ डाल दो भाई। भाई कारण ना उस बर्फ़ जो है उस पानी का स्पेस ले लेगा जितना वो घुलेगा, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है। क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट कोई यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। 49 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 49, भोपाल गैस ट्रेजेडी में मोथिल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण ही 1984 में यह हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करते हैं कीटनाशी के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज़ करते हैं कृंतकनाशी यानी रोडेंटिसाइड के रूप में। तो कौन सा गलत है यहाँ पे, मतलब सही है तो सिर्फ एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि जिंक फास्फाइड का यूज़ करेंगे हम लोग कृंतकनाशी के रूप में और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज़ करेंगे कीटनाशी यानी इंसेक्टिसाइड। तो इधर इंसेक्टिसाइड, इधर रोडेंटिसाइड, पहला सही है सर। 50 पे आ जाते हैं भैया, सही बताना है कौन सा है 50 में। जब दो हल्के नाभिक मिलकर किसी भारी का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन कहते हैं, जब छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनता है। वाइट फास्फोरस जो है अगर जब हवा में और अंधेरे में रखा जाता है तो खुद ही जलने लगता है, सफ़ेद फास्फोरस। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी के रूप में करते हैं। भाई ब्लू विट्रोल बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, जो यूज़ करते हैं फंजीसाइड, एल्गीसाइड के रूप में। कौन सा सही होगा, तीनों सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। कितने आए 50 में, देखते भी जाओ। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें से सही बताना फिर से। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसके समझौते के लेखों में 22 जुलाई 1944 को कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में अपनाया गया है। और फ्रांसीसी दार्शनिक जो थे अगस्त कॉम्टे, उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र गढ़ा था। और लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक की बात करें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसकी गणना विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो कौन सा सही है यहाँ पे, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी गणना जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की वर्ल्ड बैंक करता है, ना कि IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, वर्ल्ड बैंक होना चाहिए था यहाँ पे। चलो अगला देख लेते हैं। 52 नंबर में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा विकल्प गलत होगा यहाँ पे। कह रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो विकास बैंक है, इसकी स्थापना संसद अधिनियम के जो है 1981 के द्वारा हुई है। वस्तुओं की राशनिंग, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण और मांग पर नियंत्रण जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का तरीका है। और मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद ही 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बनाया गया था। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएगा यहाँ। 53 नंबर देख लेते हैं। 53 में आपको सही बताना है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स यानी पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र एक व्यापक आर्थिक सिद्धांत है जो तर्क देता है कि पूंजी में निवेश करके ही आर्थिक विकास को सबसे प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है। और जो बजट है इसके खातों का ऑडिट भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ पे सही तो पहला दूसरा है, तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बजट वगैरह आपको पता होगा इंडियन पार्लियामेंट करती है थ्रू पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, लोक लेखा समिति कह सकते हो। तो पहला दूसरा सही है। 54 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। 54 में कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं ब्रह्मपुत्रा नदी को यारलुंग जैम्पो के नाम से जाना जाता है ना। और कश्मीरी माले जो है करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो अफीम की एक स्थानीय किस्म है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू करा था। तो आसान है, गलत सिर्फ ये है ज़ैफ़रॉन नहीं, सैफ़रॉन की खेती के लिए भाई ज़्यादा अच्छा है ना। करेवा फॉर्मेशन यानी केसर की खेती के लिए अच्छा होता है और सबसे प्रभावी होता है। तो ये गलत हो जाएगा बी वाला, ठीक है। मतलब केसर की स्थानीय किस्म है जिसको ज़ाफ़रान के लिए उपयुक्त माना जाता है ना, सैफ़रॉन के लिए। तो यानी करेवा का निर्माण अफीम की स्थानीय नहीं, केसर की एक स्थानीय किस्म ज़ाफ़रान की खेती के लिए। गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है, इनमें से कौन सा होगा। सोलोमन आइलैंड जो है ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। मार्मोगांव जो पोर्ट है एक नेचुरल पोर्ट है जो कि जुआरी स्टोरेज बना है गोवा में। कैस्पियन सागर झील जो है सतह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है, इनलैंड वाटर बॉडी है। कौन सा सही, तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे। 56 देख लेते हैं, कौन सा गलत होगा कह रहा है, इनमें से कौन सा गलत होगा। किराए की आय पर TDS सीमा 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख वार्षिक हुई है।
कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों के में इस्तेमाल होने वाली अन्य 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से बाहर रखा गया है और IFPD पर BCD को बढ़ाकर 20% किया गया और ओपन सेल पर BCD में 5% की कमी आई। तो यहाँ पे गलत तीनों में से कोई नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलो फिर से केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है, बताना है कौन सा गलत होगा। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और 10,000 करोड़ रुपए विस्तारित कार्य क्षेत्र के लिए अंशदान के रूप में दिए जाएंगे और 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक की ऋण की उपलब्धता की जाएगी। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है यहाँ पे भी। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने 2025 को वर्चुअली उत्तर प्रदेश में पहला जो विदेशी विश्वविद्यालय स्थापित करने का समझौता किया है। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बनेगा अपना पहला कैंपस? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में बनने जा रहा है। फिर 59 नंबर सवाल, इजराइल और हमास के मध्य संघर्ष विराम समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है ये बताना है। ठीक है, जनवरी 14, 2025 को गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल हमास के मध्य संघर्ष विराम हुआ। यह समझौता 4 चरणों में हुआ, जबकि इजराइल और हमास के मध्य संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था और 17 जनवरी 2025 को इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने हमास के साथ एक युद्ध विराम समझौता किया। इजराइल और हमास के मध्य संघर्ष विराम पर सहमति अमेरिका द्वारा समर्थित मिस्र और कतर के नेतृत्व में हुई। तो यहाँ पे देखिए 4 चरणों में तो नहीं हुआ है, 3 फेज में समझौता हुआ है। ठीक है, बाकी तीनों सही है, ये गलत था। अब यूपी बजट पे बेस सवाल आ गया आपके पास। यूपी बजट के लिए कौन सा सवाल सही होगा? उत्तर प्रदेश जो है नहीं गलत होगा कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया जाएगा और 49.86 लाख स्मार्टफोन जो है टैबलेट वितरित किए जाएंगे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन में प्रथम स्थान है यूपी का। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में इतने करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान है। तो इतने करोड़ खाते तो पॉसिबल नहीं है, 9.57 करोड़ खाते यूपी में हैं जो देश में प्रथम है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ठीक थे। 61 में बताना है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा गलत है। IMF के हिसाब से अगर देखें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट यानी जो मुद्रास्फीति है 2024 में 5.7% है और 2022 में 8.7% थी। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जो 2024 के 5.4% के मुकाबले 2025 में घटकर 4.9 रही है। RBI और IMF का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य स्फीति वित्त वर्ष 26 में 4% रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो गलत की बात करें अगर तो डी गलत हो जाएगा। 62 नंबर में देख लेते हैं। 62 में आपको सही बताना नहीं गलत बताना है, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 24 तक 48.8% की दर से वृद्धि हुई है। रेलवे परिवहन संपर्क के तहत अप्रैल नवंबर 2024 के दौरान 2031 किलोमीटर तक रेल नेटवर्क चालू किया गया है और सड़क नेटवर्क के तहत वित्त वर्ष 2025 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के हिसाब से अगर देखें तो वित्त वर्ष 2020 से 2024 में 38.8% की दर से वृद्धि को रखा गया है। 38.8 होना चाहिए, 48.8 नहीं। तो इकोनॉमिक सर्वे के सवाल हैं, आई होप आपको आते होंगे। नहीं आते हैं तो वीडियो पढ़ा इकोनॉमिक सर्वे का, उसको देख डालिए। टू द पॉइंट समरी जो ज़रूरी है बस एग्ज़ाम के लिए। बजट का भी वीडियो पड़ा हुआ है SCH में, वो भी देख सकते हैं आप। तो इसमें मैचिंग करनी है। 63 में कौन सा सही होगा? ईस्ट अफ्रीका, इथोपिया, सदर्न मैक्सिको, टर्की, ऑस्ट्रेलिया और ये प्लेट्यू। तो अबिसीनिया प्लेट्यू की बात करें तो ये इथोपिया में पड़ेगा, मतलब अबिसीनिया प्लेट्यू इथोपिया में, और चियापास प्लेट्यू मैक्सिको में, और एनातोलिया प्लेट्यू टर्की में, किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में। यानी 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा। 64 में सही बताना है कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो यूटी है वो लक्षद्वीप है और भारत की जो टाइमलाइन है 82 डिग्री और 33 मिनट ईस्ट मिर्ज़ापुर से जाती है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीतू है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा सही? तीनों सही हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये। तो कुछ आसान, कुछ टफ, कुछ मॉडरेट, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं।
उनके लिए आपको कमर कसनी रहेगी, पेपर बहुत करीब आ रहे हैं आपके। सही बताना है इसमें से कौन सा है। असम हिमालय जो है ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। और चेनाब नदी जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो बताओ ये कैसे पॉसिबल है, चेनाब तो इंदस की है ना। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना होगा। 66 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान लिया है और जेडी वेंस ने अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जेडी वेंस अमेरिका के तीसरे सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप जेडी वेंस को शपथ अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने दिलवाई। तो कौन सा गलत है, बहुत आसान है, ये गलत हो जाएगा। जेडी वेंस 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं, 50th, बाकी ये तीनों सही। अब 67 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही नहीं होगा ये बताना है। तो गुकेश डी कर्नाटक से संबंधित, हरमनप्रीत पंजाब, मनु भाकर हरियाणा, प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश। तो देखिए शतरंज के खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा डी गुकेश, ये कर्नाटक से थोड़ी है ना, ये तो तमिलनाडु से है ना, तमिलनाडु से। बाकी ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है 68 में आपको ये बताना है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी टूरिज्म डे पहली बार 1951 में। लिप्रोसी डे पहली बार 1954 में। अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन डे 2009 में। स्टार्टअप डे 2022 में। गलत कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर गलत की बात करें तो सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 2009 नहीं 2019 में मनाया था। ठीक है, अगला 69 नंबर, इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है ना। जैसे मागलिर उरिमई थोगाई ये एक योजना है तमिलनाडु की, गृह लक्ष्मी योजना, महतारी वंदन योजना और अरुणोदय योजना। कौन सी सही मैच नहीं कर रही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो अरुणोदय योजना है, अरुणोदय योजना ये असम की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की नहीं, ये असम की है। इसके बाद गलत पहचानना है 70 में कौन सा गलत होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ नहीं होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहा है और क्लाइमेट चेंज, इसको इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार जगह मिली 11-12 में। और किसी देश का जीवन स्तर जो है उसकी प्रति व्यक्ति आय से परिलक्षित होता है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा उस कंट्री का वो रिफ्लेक्ट करती है इट्स पर कैपिटा इनकम। तो कौन सा गलत, कोई गलत नहीं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अब इसमें सही बताना है भाई, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर जो है यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कह रहा है शिव रमन कमेटी की सिफारिश पे 1982 में हुई थी। नाबार्ड की बात कर रहा है, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में। दूसरा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, यानी टर्शरी सेक्टर का योगदान बढ़ता है। और प्रेजेंट टाइम में होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। कौन सा सही होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं 72, इसमें आपको गलत बचाना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी 2005-6 में अंडर 10th 5-year प्लान। और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसमें मिट्टी में कार्बन को सोखने की अपनी क्षमता के माध्यम से ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में योगदान भी देती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इसको लिखा है, मतलब पब्लिश किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है भाई, तीनों स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, सही स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न में भी गलत का चुनाव करना है आपको। कह रहा है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर जो रिसर्च है यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से भी जानते थे, इसकी स्थापना रॉयल कमीशन की रिपोर्ट 1929 में करी गई है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जो है गुन्नार मिर्डल उसने दिया था भाई। और कृषि स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का जो शीर्ष संगठन है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, यानी कौन है भाई, एट द नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। कौन सा गलत, कोई गलत नहीं है, यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। 74 में आपको गलत की पहचान करनी होगी। लखनऊ के मुख्यालय के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1992 को संसद के एक अधिनियम के तहत करी गई थी। और जो आरआरबी है इसको 1975 में बनाया गया है ना। और दूसरा 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ये आने के चांसेस हैं इसके। तो यहाँ पे गलत पहला है, क्योंकि जो सिडबी बैंक है इसकी स्थापना 1990 में हो गई थी। आरआरबी ठीक है 1975, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
1969 में हुआ था। सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है। अब अगले प्रश्न में सही बताना है कौन सा है। एक तो है रिवर्स रेपो रेट के बारे में, दूसरा है रेपो रेट के बारे में, तीसरा है बैंक रेट के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 डेफिनेशन भी पता चल जाएंगी, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। ठीक, तो देखो कह रहा है रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें आरबीआई क्या करती है, अपने ग्राहकों को ब्याज देती है जिस ब्याज पे उसने लोन लिया है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा ये कह रहा है वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को दीर्घकालिक ऋण देती है। और तीसरा ये वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण देता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। तो सही सिर्फ पहला हो जाएगा यहाँ, क्योंकि जब आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है अपने कस्टमर्स को तो ये होता है आपका बैंक रेट होता है, ये बैंक रेट होता है एक तरह से, है ना। और इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, ये रेपो रेट होता है आपका, है ना। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट जरूरी है, याद रखना। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 76 नंबर में आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये स्टेट है इनका मिलान करना होगा। तो कोपिली और तिपाईमुख रंगीत दोयांग, कोपिली जल विद्युत परियोजना असम में है, तिपाईमुख मणिपुर में है, रंगीत सिक्किम में है, दोयांग नागालैंड में है। 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 77 देख लेते हैं। सही विकल्प बताना है कौन सा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग के बारे में कह रहा है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलती है। देवप्रयाग में कौन, अलकनंदा और भागीरथी। कर्णप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा, विष्णुप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा। तो ये दो तो गलत दिख रही है, पहली सही है। तो पंचप्रयाग के बारे में सवाल है, क्योंकि कर्णप्रयाग की बात करें अगर तो कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार गंगा और अलकनंदा, यानी पिंडार रिवर अलकनंदा ये मिलती है कर्णप्रयाग में। धौली गंगा अलकनंदा मिलती है विष्णुप्रयाग में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। 78 नंबर में गलत का चयन करना है, कौन सा गलत होगा भाई। इनकरेक्ट की जगह यहाँ करेक्ट करो आप, है ना, कौन सा सही है। कह रहा सतलज जो ओरिजिनेट होती है रकास ताल से मानसरोवर के पास 4555 मीटर की ऊंचाई से तिब्बत में, जहाँ इसको लांगचेन खम्बन बोलते हैं। सतलज को कह रहा क्या बोलते हैं, लांगचेन खम्बन के नाम से जाना जाता है। दूसरा यमुना जो है गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। और दामोदर को बंगाल कसोग या शोर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही करो यहाँ पे। 79 पे आ जाते हैं, इसमें मिलान करना होगा। यहाँ पे जो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उस पर बेस सवाल है, एक बार इसको भी देख लेना आप। AS AMW BHW AW है ना, इसको आप अगर बताएंगे तो मैं एक बार इस पर पूरा वीडियो ट्रिक के थ्रू आपको दे भी दूंगा। तो देखो AS जो होता है ये मानसून और ड्राई समर का होता है, मानसून ड्राई समर। AMW मानसून विद शॉर्ट ड्राई समर यानी लघु शुष्क ऋतु वाला होता है। BHW अर्ध शुष्क स्टेपी होता है। AW ट्रॉपिकल सवाना होता है ना। 1 2 3 4 है, अगर नहीं देखा तो एक बार इसको लर्न कर लो, सवाल इससे आता रहता है अक्सर। चलो 80 में भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल बोलते हैं, कॉटन के लिए अच्छी है। ब्लैक सॉइल में मतलब काली मृदा में स्वतः जुताई की क्षमता होती है। काली मृदा में फॉस्फोरस नाइट्रोजन जैव पदार्थों की अधिकता होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, थर्ड वाला गलत होगा, पहला दूसरा सही है, क्योंकि फॉस्फोरस नाइट्रोजन जैव पदार्थ की अधिकता नहीं होती, इसमें कम होता है ये, है ना। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना ये सब होता है। तो यानी पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। किस राज्य में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो नहीं बोई जाती हैं। तो कहाँ पे नहीं बोई जाती इनमें से ये बताना आपको। उत्तर प्रदेश में देखिए नहीं बोई जाएंगी, बाकी असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है, ये सब यहाँ बोई जाती हैं। 82 में सही बताना होगा, कौन सा सही होगा आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की बात करें 2004 को इसने अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। महादेव पहाड़ियों की बात करें तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास है। जम्मू कश्मीर में स्थित मिटंका दर्रा कश्मीर को चीन से जोड़ता है। मिटंका पास जो है जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है कश्मीर एंड चाइना से। तो यहाँ पे कौन सा सही है, पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि महादेव हिल्स जो है ये महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पे है महादेव पहाड़ियाँ, तो सॉरी महाराष्ट्र कह रहा हूँ, महादेव हिल्स MP में है। महादेव हिल्स कहाँ पे है, MP में है। और वहीं सलीम जो टाउन है तमिलनाडु का, यहाँ पे भी एक पहाड़ी पड़ती है शेवरॉय हिल्स। कौन सी हिल्स, शेवरॉय हिल्स। ठीक है, चलो 83 इसमें आपको सही बताना है। यहाँ पे सही कौन सा होगा, जो नीरी है यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर MP, केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान आविका नगर राजस्थान, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान गुजरात, भारतीय मसाला अनुसंधान
कोझिकोड केरल। तो सही की बात करें अगर 83 में तो कौन सा सही है, पहला और चौथा सही है। पहली चीज़ नीरी और मसाले वाला जो है ये ठीक है। सॉल्ट एंड मरीन और सेंट्रल शिप ये गलत हो जाएगा, इसकी अदला बदली कर दो। जो भेड़ बकरी वाला है ये राजस्थान में है, और सॉल्ट भैया ऐसे याद रखो, डांडी मार्च कहाँ हुआ तो गुजरात में, तो गुजरात में है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। चलो, कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश में है इसमें से आपको बताना है। शुगर केन रिसर्च, लेदर, शुगर रिसर्च, वेटेनरी रिसर्च। नहीं, उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है कह रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो गन्ना अनुसंधान की बात करें यूपी के लखनऊ में ही है, चमड़ा वाला बात करिए तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में। सरकरा की बात करें ये कानपुर में है, और पशु जो चिकित्सालय है ये इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है, इज्जत नगर बरेली। चलो अगला देख लेते हैं भैया, क्रोनोलॉजी में लगाना है कौन कब बना है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, ठीक है। चलो देख लेते हैं इनका हेडक्वार्टर भी मैं आपको बता दूंगा, आप पहले एक बार ट्राई करो, इसको कर लिया ट्राई। चलो अब देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो 1947 में बना था, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी अक्षय ऊर्जा एजेंसी की बात करें, काफ़ी बाद में बना है, 2009 में, अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है, अबू धाबी में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें अगर तो मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बनेगा, इसका हेग में हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड हेग। SCO की बात करें अगर 2001 में बना है SCO, 2001 में, चीन में इसका हेडक्वार्टर है ना, बीजिंग जो है चीन में, वहाँ हेडक्वार्टर पड़ेगा बीजिंग। तो बस क्रोनोलॉजी आप मिला लो भाई, C हो जाएगी सही। अगला नंबर देखते हैं, सही बताना है इसमें, मतलब 86 में आपको कौन सा सही होगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई। अंग्रेजों ने 1834 में गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की। 1901 में कॉलिन स्टॉक मॉनक्रीव की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बना। तो एक तो इरिगेशन कमीशन और इंडेंचर्ड लेबर वाला, और रामजे मैकडोनाल्ड ने कैमुनल अवार्ड। कौन सा सही है यहाँ पे, देखिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। 87 में आपको सही बताना होगा यहाँ पे कि 1923 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बबित्सा आदि के अथक प्रयासों से बनाई गई थी। और सेंट्रल असेंबली जो बम कांड है, सेंट्रल असेंबली बम केस, इसमें भगत सिंह, बटकेश्वर दत्त 1929 को दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे 87 में, तो देखिए 87 का सिर्फ दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात करें तो ठीक है, ये नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बबित्सा इन्होंने बनाई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, ना कि 23 में। दूसरा वाला ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही होगा। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत मानते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 प्रस्तुत किया था, और महालवाड़ी बंदोबस्त का जो प्रस्ताव है सबसे पहले 1817 में हॉल्ट मैकेंजी ने रखा था। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1922 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा सही होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो महालवाड़ी सिस्टम की बात करें ये पहली बार 1817 नहीं 1819 में आई थी, है ना, 1819 में आई थी। और अवध किसान सभा की बात करें 1922 नहीं 1920 में आई थी। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न पे आते हैं, सही बताना है कौन सा होगा। रहनुमाई मजदाइन सभा 1851 में बनी। रहनुमाई मजदाइन सभा पारसियों के लिए एक धार्मिक सुधार संघ था। दादाभाई नौरोजी और करसन दास मुलजी, फिरोज शाह मेहता, नौरोजी फुरदोंजी ने मिलकर रहनुमाई मजदायसन सभा को स्थापित किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पे। क्यों गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें ये लोग नहीं शामिल थे, ठीक है। चलो यानी पहला और दूसरा। 90 नंबर, गवर्नर जनरल उनके टाइम में होने वाले युद्ध हैं, इनको मिलान करना होगा, आपको मैचिंग करनी है। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड आर्मरेस्ट, ऑकलैंड और हार्डिंग। आंग्ल सिख युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान और बर्मा युद्ध। देखो तीसरा आंग्ल मराठा यानी एंग्लो, अगर मराठा सिख, एंग्लो सिख की ही बात कर लें अगर सबसे पहले,
1845-46 में हुआ। पहले समय देखो। एंग्लो मराठा कब हुआ था, याद कर पा रहे हो? एंग्लो मराठा वॉर तीसरा वाला 17 से 19 में। पहला एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था? 1838 से 42 में। एंग्लो बर्मीज वॉर की बात करें अगर, ये कब हुआ था भाई? 24-26 में। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर ये नहीं देखी तो एक बार सारी अंग्रेजों की वॉर देख लेना। कार्नेटिक हो, मैसूर हो, बर्मा वाली हो, नेपाल वॉर हो, सब एक बार देख लो और उनमें होने वाली ट्रीटी, उनका समय, उनके टाइम के गवर्नर जनरल, बहुत ज़रूरी है। चलो फिलहाल इसको मिलाते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक। और लॉर्ड एमरेस्ट के टाइम में हुआ फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में हुआ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। लॉर्ड हेडिंग के टाइम में हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। यानी इसका जो है 90 का ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए, ठीक है, सी सही हो जाएगा। टाइम भी याद रख लो ना, 1813 से 23 था लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम। एमरेस्ट का इसके बाद 23 से 28 आ जाएगा। और लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42, यानी 1836 से 42। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करें 44 से 48, है ना। तो एक बार ये टॉपिक जरूर कर लेना, इससे सवाल बनता है। अब ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, कौन सी पुस्तक सही मैच कर रही है ये आपको बतानी है इसमें से। जवाहरलाल नेहरू, मतलब चूज द करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। विनायक दामोदर सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। तो यहाँ पे देखो सही की बात करें तो ये सही है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जवाहरलाल विनायक दामोदर सावरकर की थी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका की बात करें अगर, तो ये तो भाई महात्मा गांधी की थी, है ना, महात्मा गांधी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें अगर, तो ये जवाहरलाल नेहरू की हो गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये होनी चाहिए थी। चलो इसमें देख लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है, धारा 187, यानी चार्टर एक्ट 1833 की सेक्शन 87। ये है, कह रहा है इसमें क्या था कि इस धारा में धर्म, रंग, जाति, वर्ण आधार पर सरकारी पदों पर चयन होना शुरू हो गया था। तो कौन सा सही है? पहला देखिए सही है, दूसरा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1833 की चार्टर एक्ट की धारा जो थी ना, इसने जो चयन में भेदभाव होता था उसको समाप्त कर दिया था, है ना। तो मतलब इनके आधार पर नहीं होगा, इसके भी जो भेदभाव होता था ना वही खत्म कर दिया गया था। अब इसी से प्रेरित होकर ही तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 लिया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, है ना। 93 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। भीमराव अंबेडकर जो थे 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और भीमराव रामजी अंबेडकर जाति प्रथा के कारण उनके साथ हुए अन्याय और अपमान से छुटकारा पाने के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन जाति प्रथाओं वाले सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बनाई थी भारतीय बौद्ध सभा जो थी, है ना। भारतीय बौद्ध सभा जो बनाई थी वो बनाई थी किस लिए? कि हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध में परिवर्तित हो जाओ, जाति प्रथा से बच जाओ। तो ये गलत है। 94 देख लेते हैं, सही मिलान करना होगा 94 में आपको। कौन सा उद्योग कहाँ पे सही है? आगरा चमड़ा उद्योग, कौसाम्बी खाद्य प्रसंस्करण, अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, लखीमपुर खीरी जनजाति शिल्प, यानी वही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल सही मैच कर रहा है ना, 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। चलो 95 नंबर पे आते हैं। स्पोर्ट्स हैं और रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, 1 स्पोर्ट्स 1 डिस्ट्रिक्ट वाला जो स्कीम चल रहा था गवर्नमेंट का, वो वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे कौन सा है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल। तो देखो टेबल टेनिस के लिए आगरा हो जाएगा, बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ हो जाएगा, मुक्केबाजी के लिए बुलंदशहर हो गया, और फुटबॉल के लिए हाथरस हो गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 96 देख लेते हैं, 96 में कौन सा सही होगा? गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 96 में 1 2 3 सही हो जाएगा, क्योंकि हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान जो है ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में। ये गलत है। अगला इसमें से सही बताना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा? श्रीरंग कह रहा है श्रृंगरी रामपुर जो मेला है फरुखाबाद, और ढाई घाट मेला कासगंज, देवछठ मेला बिजनौर, और खारी झुल्लू कार्तिक मेला मथुरा। कौन सा सही मैच कर रहा है यहाँ पे? तो देखिए श्रृंगी रामपुर जो मेला है ये फरुखाबाद में लगता है, ये बिल्कुल सही है श्रृंगी रामपुर। ढाई घाट मेला जो है ये शाहजहाँपुर में लगता है। कहाँ लगता है? शाहजहाँपुर में, है ना, शाहजहाँपुर में ये लगेगा। देवछठ मेला की बात करें, मथुरा में लगता है देवछठ मेला, और खारी झुल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगेगा। 98 में सही उत्तर बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही है आपको।
यूपी एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस कथक है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 में बनी थी। और भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट 1966 में बना लखनऊ में। और राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में 1962 में बनी। सही कौन सा है? चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। इन पे आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, भारतीय कला भवन बनारस, उत्तर प्रदेश स्टेट आर्कीव प्रयागराज, उर्दू डिक्लेयर्ड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्रोनोलॉजी में लगाइए सही क्या होगा। देखिए, भारतीय कला भवन की अगर बात करें तो ये ज़रूर याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है भारतीय कला भवन मोस्टली 1920 में। और एक ये उर्दू वाला बहुत बार पूछा जाता है 1989 वाला। ये दो तो एकदम मुंह पे रटे होने चाहिए। और कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 हो जाता। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की बात करें अगर तो ये बहुत बाद में बनेगा 1947 में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी ए हो जाएगी। चलिए 100 नंबर पे आ जाते हैं। यूपी जीकेई का सवाल है। इसमें भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। टूरिज़्म डेवलपमेंट यूपी में और इस्टेब्लिशमेंट उसके डायरेक्टोरेट की, उत्तर प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और न्यू टूरिज़्म पॉलिसी। तो पर्यटन विभाग की स्थापना की बात करें सबसे पहले 1956 में हुई है। पर्यटन निदेशालय कब बना? 1972 में बना। पर्यटन विकास निगम कब बनेगा? 1974 में बनेगा। नई पर्यटन नीति तो अभी आई है 2018 में। ठीक है, तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट 1956 में बना, निदेशालय 72, पर्यटन विकास 74 और ये 18। यानी क्रोनोलॉजी के हिसाब से 1 2 3 4 हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं अब 101 नंबर, करंट अफेयर से रिलेटेड है। कह रहा है हाल ही में आयोजित हांगझो ओपन टेनिस जो चैंपियनशिप हुआ है 2024 उसके विषय में सवाल है। जीवन नेदुनचेंजियान, क्या नाम है? जीवन नेदुनचेंजियान और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी ने इस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतकर पहला एटीपी खिताब जीता, यानी फर्स्ट एटीपी प्राइज जीता इन्होंने, है ना, कंबाइन होकर डबल्स टाइटल में। पूर्व यूएसए ओपन चैंपियन जो थे क्रोएशिया के मारिन सिलिच ने पुरुष एकल खिताब जीता है। यूएस ओपन चैंपियन मरीन जो गिलिक हैं क्रोएशिया के मेन सिंगल टाइटल जीता है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। करंट अफेयर्स का सवाल है। 102 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको। कह रहे हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड जो निर्माता है विनोद बच्चन, उनको भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यूके की संसद जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसमें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है। पहली चीज़ किसको? विनोद बच्चन। टाटा स्टील ने हाल ही में उड़ीसा में अपनी कलिंग नगर सुविधा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को चालू किया है। और राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने क्या करा है? 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और भारतीय नौसेना ने 23 से 24 सितंबर को गोवा और नौसेना यहाँ युद्ध कॉलेज के तत्वाधान में गोवा समुद्री संगोष्ठी के 5वें संस्करण की मेजबानी की है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे यहाँ पे आपके। 103 नंबर में आपको सही बताना कौन है? जो आईपीएस ऑफिसर हैं आलोक रंजन, इनको हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में राजस्थान के जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। और वहीं एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% बनाए रखा है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। 104 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। भारत और सेंट क्रिस्टोफर और नेविस ने हाल ही में खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते के संदर्भ में हस्ताक्षर करें। तो एमओयू है जो उसके संबंधित सवाल है। इस समझौते ज्ञापन को भारत के युवा मामले और खेल मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मांडवी, सेंट क्रिस्टोफर और नेविस के विदेश मंत्री डॉक्टर जेंडिल डगलस ने अपनाया है। इस समझौते ज्ञापन में दोनों देशों के बीच सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा भी दी गई है। कौन सा सही है? दोनों स्टेट में यहाँ पे सही हो जाएंगे। करंट अफेयर्स का सवाल है यहाँ पे फिर से कि भारत सरकार ने हाल ही में 2024-25 में पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन जो है 2.0 4 प्रमुख परियोजनाएं चालू की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से अपने परिसर में डिजिटल शक्ति केंद्र की उद्घाटना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल के 52वें सम्मेलनों की अध्यक्षता की। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर में हाल ही में आयोजित एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद घोषित किया है। कौन सा सही है? चारों सही है। ना समझ में एक बार फिर से वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ो फिर अप्लाई करो। करंट के सवाल नहीं है, अगर करंट पढ़े हैं आपने।
106 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है, मिलान करना है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज के निदेशक, मतलब डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज, संजय शुक्ला, साधना सक्सेना नैयर क्या क्या है? चेयरमैन ऑफ SBI, डायरेक्टर सेंट्रल मरीन फिशरीज, MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा मिलान करने में? देखिए, चल्ला श्रीनिवासु जो शेट्टी है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, ठीक है, और ये केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक निदेशक और भारतीय सशस्त्र बलों के, ठीक है। 1 2 3 4। अब 107 यहाँ पे भी सही बताना है कौन सा है। यूनेस्को यानी विश्व जो है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसने क्या करा है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जो है नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को विश्व हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग में 5 नए जिले बनाए हैं। मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत हाल ही में घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत शहरी सड़क उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनेगी। तो कौन सा सही होगा भाई? तो तीनों सही हो जाएंगे। चलो 108 नंबर देख लेते हैं क्या कहेगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 और फसलों की खरीद का प्रस्ताव रखा है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने दिल्ली में आयोजित अपनी वार्षिक बैठक में जापान की साडो सोने की खान को यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन रिपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। फिर से आपकी स्टेटमेंट बेस वाली सवाल होगी। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के दिव्यांगजन अभियान दल ने हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो, वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। और जो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने शुरू करा है उच्च शिक्षा के लिए आसियान भारत फेलोशिप प्रोग्राम। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक जो है किसकी अध्यक्षता में हो रही है? भारत की अध्यक्षता में। तो यहाँ पे भी तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर क्या कह रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण के लिए 56 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ओडिशा हाल ही में केरल और बिहार के बाद कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लाने वाला तीसरा राज्य है। और कनाडा जो है ये ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप जो है डिक्लेयर कर दिया है कनाडा ने। ठीक है, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। 111 यहाँ क्रोनोलॉजी में लगाना होगा कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक इनका निधन, भारतीय अभिनेत्री स्मृति बिस्वास का निधन, मालवा के उपराष्ट्रपति सालोस क्लिस का निधन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन। तो ऑबिचुरी है ये, देखिए लगाना पड़ेगा आपको इसको। तो जो राकेश पाल जी हैं इनका निधन हुआ 18 अगस्त को, 18 अगस्त 2024। स्मृति बिस्वास की बात करें अगर तो इनका 3 जुलाई को हुआ 2024 में। और मलावी के उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनका 10 जून 2024 में हुआ। और बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इनका जो मृत्यु है ये 13 मई को हुई 2024। ठीक है, 13 मई 2024। तो क्रोनोलॉजी सी हो जाएगी भाई इसकी। ठीक है, 112 नंबर देख लेते हैं, मैचिंग करनी होगी यहाँ पे आपको। कारगिल विजय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह और एवरेस्ट डे और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को, क्षुद्र ग्रह दिवस ये 30 जून को मना लेते हैं, एवरेस्ट डे 29 मई, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इतालवी वैज्ञानिक लॉरेंजो ब्रूजोन और लियोनार्डो कैरर इन्होंने हाल ही में चंद्रमा पर उन्नत रडार तकनीक का प्रयोग करके ट्रैंक्विलिटी सागर में, यानी जो ट्रैंक्विलिटी सी है, 100 मीटर गुफा की खोज की है। जर्मन कंपनी जो है हाई इम्पल्स, इन्होंने हाल ही में मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट SR-75 को लॉन्च कर दिया है भाई। वैज्ञानिकों ने हाल ही में केनिया के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में तुर्काना झील का व्यापक सर्वेक्षण किया है। और चीन ने हाल ही में चंद्रमा के दूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए पहली बार चांगे 6 मिशन भेजा है।
तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट सही है। करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण सवाल है ये। अगला 114 नंबर में भी आपको सही बताना होगा। यहाँ पे दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली हाल ही में यूक्रेन के कीव में यूक्रेनी सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। भारत, अमेरिका, मंगोलिया के बीच आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है कॉन्क्वेस्ट 2024 में हुआ ही। और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने हाल ही में चीन के झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास इंटरैक्शन लॉन्च किया। तो यहाँ पे देखिए तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 115 में आते हैं। मिलान करना है इसमें आपको 115 में कौन सा सही होगा। लेंसकार्ट की ब्रांड एम्बेसडर, स्किल इंडिया अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, बायजूस की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये मिलाना है आपको इसमें। देखो लेंसकार्ट की बात करें तो ये तो कटरीना हो जाएगी लेंसकार्ट की, और स्किल इंडिया कैंपेन के लिए अनुष्का शर्मा को रखा गया है, और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बायजूस लियोन मेसी हो गए अब भी यहाँ पे, और ब्रांड एम्बेसडर हुंडई मोटर की दीपिका पादुकोण हो जाएंगी। सी सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। 116 में कौन सा सही होगा। जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को हाल ही में 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने हाल ही में फ्रांस के पेरिस स्थित फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए फिर से स्टेटमेंट वाला सवाल है, मतलब करंट अफेयर्स का, थोड़ा आराम से ध्यान से पढ़िएगा इसको। राजस्थान राज्य जो है सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा हाल ही में 19 से 28 मई 2024 तक जयपुर राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला आयोजित किया है। और मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के लमडेंग माखा लिकाई में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव हुआ है। भारत के त्रिपुरा में मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार खराची पूजा है। और नागालैंड में जैविक आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 10 मई 2024 को पहली बार आलू महोत्सव आयोजित किया गया है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 118। नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बेस सवाल है। केरल और उत्तराखंड जो है इतने इतने अंक प्राप्त करे हैं। झारखंड ने 62 दूसरा स्थान, बिहार 57 नंबर के साथ सबसे पीछे। कौन सा सही है। तीनों सही हो जाएंगे, यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा। 119 में सही बताना है कौन सा है भाई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में हाल ही में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व बैठक के दूसरे और अंतिम दिन लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहले संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान हाल ही में बाराबंकी जिले के उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर शुरू करा है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा 119 में। यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। चलो 120 सवाल देख लेते हैं आपका। कह रहा है दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्रीय 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक हाल ही में वाराणसी में हुई। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा ने हाल ही में परिसर में एक डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साइबरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के लिए सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है। तीनों सही हो जाएंगे। 8वें भारत जल सप्ताह जो है यानी 8 इंडिया वाटर वीक, इसके लिए कौन सा सही है। द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका उद्घाटन करा। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा के जल का संचय, ये सब करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ना ही एक सही है ना दो सही है। क्यों नहीं, माफ़ कीजिएगा, ए होना चाहिए। दोनों ठीक है, मुर्मू जी ने करा है, ठीक है, यहाँ दोनों ही सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, दोनों सही हैं। 122 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेस वे के किनारे 33 एकीकृत विनिर्माण लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश में अनधिकृत क्षेत्रों में कचरा फैलाने या ठोस अपशिष्ट डंप करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई पहल शुरू करी है। कौन सी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तीनों सही हो जाएंगे। चलो रीजनिंग आ गई, अब ये आपको ही करना होगा। 9 से 22 आया, 22 से 53 आया, 53 से 122, फिर 269 है ना। तो यहाँ पे क्या कैसे होना चाहिए।
चाहे तो मैं एक बार आपकी हेल्प कर देता हूँ, फिर आप भी इसको करोगे ज़्यादा बेटर। जैसे 9 है, 9 आएगा 4 दूनी 8 प्लस 1 9, है ना। फिर 22 कैसे आएगा, 9 दूनी 18 और फिर 4 ऐड कर रहे हैं यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ऐसे ही 22 दूनी 44 और 44 में 3 का स्क्वायर ऐड करो। फिर ऐसे ही 53 इंटू 2 फिर 4 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐड करके चलना है। तो ये हो जाएगा 125 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा ये निकालना है आपको, तो निकाल लो, शुक्रवार आएगा। चलो 125 देखते हैं, यहाँ मिसिंग नंबर बताना है आपको कि कौन सा मिसिंग नंबर होगा यहाँ। जैसे 5 6 8 है ना, ये तो आसान होता है। देखिए इसमें जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ऐड करो 38 आ जाएगा, यानी इनका स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो यानी 138 आ जाना चाहिए। चलो 126 देख लेते हैं। हाइड्रोजन को ये लिख रहा है, ह्यूमैनिटी को क्या लिख सकते हैं, तो सही हो जाएगा सी। फिर कह रहा है एक निश्चित धन से एक 21 दिन की मजदूरी, बी की 28 दिन की मजदूरी की जा सकती है, ए और बी कितने दिन की कर सकते हैं। तो ये आसान होता है, ए कर रहा है 1 दिन की 1/21, बी कर रहा है 1 दिन की 1/28, दोनों को जोड़ देना 1/21 प्लस 1/28 है ना, निकाल के माइनस कर देना, आ जाएगी। आसान होता है, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो यानी कहने का 12 दिन आ जाएगा। अब इसमें देखिए a-b 2 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20, a प्लस बी बताना है ना, तो फॉर्मूले आपको आते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, इसको आप कर सकते हो। तो आंसर बता रहा हूँ मैं 36 हो जाएगा। 715 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 715 में इससे क्या जोड़ें भाई, क्या जोड़ा जाए, तो 715 में आप 14 जोड़ेंगे तो बनेगा 729। ये किसका जो होता है क्यूब होता है 729, 7 का, 7 कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, 9 का, 7 का तो 343 होता है ना, तो बचपन में याद करे होंगे आपने, क्यूब और स्क्वायर वही है 14। फिर कह रहा है 2400 रुपये की धनराशि साधारण दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। मतलब अगर आप 2400 रुपये की कहीं डालते हो, 4 साल बाद वो हो गया 3264 रुपये। तो यानी आपको ब्याज कितना मिल गया भैया, डाला 2400, मिल गया 3264, 864 का सीधा सीधा ब्याज मिला। और ब्याज की रेट जो है वो 1% है। तो बस निकाल लो, SI का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, P/R/T/100 है ना, बचपन में पढ़ा होगा ये सब, लगा लो, आंसर सी आ जाएगा। मिनट और घंटे की सुई के बीच 4:16 अगर है, 4:16 बज रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा ये बताना आपको। देखो हर घंटे में आपको पता है 12 बजे के बाद मतलब हर घंटे में 30 डिग्री बनता है, यानी 4 × 30 करो 120 बनेगा। और मिनट वाली सुई जो है वो कितनी बनाएगी, 11 अगर इधर बना रही है और उसमें 2 से डिवाइड 88, तो लगभग वही 32 डिग्री के आसपास कोण बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा रीजनिंग का एक वीडियो पढ़ा है, नहीं ये सब कॉन्सेप्ट पता है तो एक बार देख डालो पूरा रीजनिंग को, उसमें डिटेल्स में मैम ने समझाया, मात्र 4-5 घंटे का वीडियो है, ये सब आप समझ जाओगे ना। टेस्ट में भी ये मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो हो जाएगा 5 घंटे का। चलो यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में बांट दें, यानी क्यूब की जो साइड है 12 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर दें स्मॉलर क्यूब साइड 3 में, तो नंबर ऑफ टॉप क्यूब कितने होंगे। तो दोनों की जो एरिया है, सरफेस एरिया, उनको डिवाइड कर देना आराम से, आ जाएगा 8। अगला देख लेते हैं। नीचे दिया ये आरेख है, इसमें आप देख सकते हो, जैसे नहीं दिख रहा है तो एक बार जूम कर सकते हो आप। ये वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, ये साइंस वाले स्टूडेंट है, ये आर्ट वाले हैं, है ना। अब इसमें बताना उन छात्रों की संख्या बतानी है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं लेकिन विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान से इसके डायग्राम को देखो, आप समझ जाओगे इसमें कौन है जो कला और विज्ञान को पढ़ रहे हैं। किसको, फिर से देख लो, कला और वाणिज्य यानी आर्ट और कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो आर्ट और कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो बच्चे हैं एम, है ना, ये वाले आर्ट और कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस में वो है ही नहीं। तो आसान है इस तरीके का। चलो अगला है, रमेश कह रहा है वॉक करता है 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द सन इन द इवनिंग, देन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर टर्न करता है 6 किलोमीटर राइट, तो अब वो कितनी दूर है कह रहे हैं। तो आराम से बता सकते हो, नॉर्थ साइड उत्तर की साइड है, देख लेना इसको। फिर ये 135 नंबर कह रहा है खोई जो है गन्ने का वह रेशा है जो गन्ने से रस निकालने के बाद बचता है, इसका उपयोग कागज़ बनाने में करते हैं। यानी बैगेस कह रहा है इज द शुगर केन फाइबर लेफ्ट फ्रॉम द जूस, जो निकाल लेते हैं ना जो बचता है वो। और मैग्नीशियम बर्न वेरी ब्राइट वाइट, सो इट इज़ यूज टू ऐड वाइट स्पार्क्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल ब्राइटनेस। यानी मैग्नीशियम बहुत चमकीले सफ़ेद रंग से जलता है कह रहा है।
और ग्लास वुल एक इंसुलेटिंग सामग्री है जो ऊन जैसी बनावट में व्यवस्थित फाइबर ग्लास से प्राप्त होती है। और टाइटेनियम धातु का उपयोग नाव निर्माण में करते हैं क्योंकि ये समुद्री जल से खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? चारों स्टेटमेंट ठीक है इसकी। चलो 136 नंबर देख लेते हैं। ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाय ट्रेन डॉग इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन फुट स्वेट। यानी कह रहा है जो कुत्ते नहीं सूंघ लेते, क्या है कहाँ नहीं, वो सूंघ लेते हैं क्योंकि पसीने में कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान के आधार पर, जो हमारा पसीना होता है किसी का भी पसीना, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो सब में अलग अलग होता है, उसके हिसाब से ट्रेस कर लेते हैं। निकल और कैडमियम का जो उपयोग है चार्ज करने योग्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र जो होते हैं यानी फायर एक्सटिंग्विशर, उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया से CO2 का उत्पादन होता है। और हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, डाइवर। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ये भी चारों स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, साइंस का ये भी सवाल है हार्मोन एड्रेनलिन के बारे में। एड्रेनलिन तनावपूर्ण स्थितियों में एड्रेनलिन नामक हार्मोन का उत्पादन जो होता है मानव यकृत में ग्लाइकोजेनेलिसिस है उसको उत्तेजित करता है। और उचित डिटर्जेंट के साथ ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल की जाने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऊंचाई की बीमारी ऑक्सीजन के कम आंशिक दबाव के कारण उच्च ऊंचाई पर होने वाला एक विकार है, यानी जो अल्टीट्यूड सिकनेस है बहुत ऊंचाई पर जाने पर नहीं होता है प्रेशर की वजह से। जेनेटिक स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीन का विश्लेषण करके दोषपूर्ण जीन का पता लग जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चारों यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे। चलो अगला देख लेते हैं 138 नंबर क्या कह रहे हैं। कह रहा ऑन द फेमस टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट लाइक पाइन, फिर, स्प्रूस, सीडर, लार्च, सिप्रस, मैनी ऑफ विच आर फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, यानी चीड़, देवदार, इन सब के पेड़ों को। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में इस्तेमाल किया जाने वाला जो शुक्राणुओं को तरल नाइट्रोजन में संग्रहित करता है। कार चालक की सुरक्षा और बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एयरबैग में सोडियम एजाइड होता है। और बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये एंजियोस्पर्म नहीं जिम्नोस्पर्म होता है, यानी आवृत बीजी नहीं अनावृत बीजी पौधे होते हैं। बाकी ये तीनों ठीक है। चलो क्रिकेट के बल्ले जो हैं विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं। क्रिकेट बॉल्स आर मेड अप ऑफ विलो वुड हुज बोटेनिकल नेम इज सैलिक्स अल्बा, जिनका नाम क्या है? सैलिक्स अल्बा। दूसरा कह रहे हैं शहतूत की जो लकड़ी इसका उपयोग हॉकी स्टिक और क्रिकेट स्टंप बनाने के लिए करते हैं, इसका शहतूत का नाम है मोरस अल्बा। कैफीन एल्कलाइड और एक साइको एक्टिव या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली ऊतक दवा है जो मुख्य रूप से कॉफ़ी बीन्स, चाय की पत्तियों से मिलती है। केसर एक मसाला है जो केसर क्रोकोस नामक पौधे के फूल के कलंक से बनता है, यानी स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे भी। चलो जीएस का आखिरी प्रश्न है विटामिन से संबंधित। तो विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन कौन क्या है ये मिलान करना है आपको। जैसे कैरोटीन तो कैरोटीन विटामिन होता है, माफ़ कीजिएगा प्रोटीन कह रहा हूँ। कैरोटीन क्या हो गया आपका? एक विटामिन हो गया। पेप्सिन एंजाइम होता है भाई आपका। पेप्सिन क्या? एंजाइम। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और जो कैरेटिन है के वाला ये प्रोटीन है ना। कैरोटीन विटामिन है, कैरेटिन प्रोटीन। तो सही उत्तर ए हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हिंदी पे चलते हैं। इसमें 140 में कितने सही हो गए इनको ज़रूर देखिएगा एक बार। तो अब हिंदी के प्रश्न देखते हैं। हिंदी में इसमें आपको देखो विलोम की दृष्टि से सही चुनना है, कौन सा विलोम सही होगा, है ना। विशेष, अशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्र, स्वाधीनता, रिजु का वक्र। तो यहाँ पे रिजु का क्या हो जाएगा भाई? वक्र हो जाएगा। रिजु का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा होगा भाई? ये बताना है आपको। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त संधि युक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो यहाँ पे अल्पज्ञ का जो बहुज्ञ है ये सही हो जाएगा, है ना। बाकी भी देखो विशेष का क्या होगा, विपत्ति का क्या होगा, स्वतंत्रता क्या क्या होगा, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं। फिर है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इनमें से पहचान करनी है आपको। अशुद्ध कौन सी है? सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो ये गलत है भाई। सचल का चल नहीं होता, सचल का क्या होता है? अचल होता है। सचल का क्या होता है? अचल। भाई सचल मतलब क्या हुआ? चलने वाला या गतिमान। अचल मतलब क्या हो गया? स्थिर, है ना। सिंपल है। अब यहाँ पे सही शब्द युग्म विलोम का कौन सा है ये आपको पहचान करनी है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो जारज का हो गया औरस, ये सही दिया हुआ है। अब इसमें भी दिया है विलोम शब्दों का सही युग्म पहचानना है 5वें में आपको।
इप्सित अभिप्सित अमित शमित हया बेहया आगी निरग। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आगी का निरग हो जाएगा, ठीक है। सुलभ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सुलभ का, तो इनमें से सुलभ का सही विपरीत है दुर्लभ। दीर्घायु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा, ठीक है। व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा भाई? व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाएगा। इसके बाद उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक, उपमेय का विपरीत क्या होगा? अनुपमेय हो जाएगा। भूगोल का विपरीत क्या होगा भाई? भूगोल विलोम क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कह रहा है, ये बताना है यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो रविजा तनुजा सूर्या कर्जा में तनुजा जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा भाई, क्योंकि तनुजा पुत्री का होता है बेसिकली, है ना, बेटी पुत्री। शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, कह रहा है, ये भी आसान है। नहीं, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर। शशधर नहीं होगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है शशधर मतलब चंद्रमा। और इनमें से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है, आम का कौन सा नहीं होगा भाई? अति सौरभ, सहकार, अम्बू या रसाल। तो अम्बू जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आम अम्बू किसका है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा है, कौन नहीं है विष्णु का पर्यायवाची? तो कमलेश, कमलकांत, कमलापति या कमलासन। तो कमलासन नहीं होगा भाई विष्णु का पर्यायवाची। मतलब ब्रह्मा जी आप देखते हो ना कमल पे ही बैठते हैं, तो उनका हो गया, आसान है, इसमें क्या है। स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कह रहा है, ये बताना है भाई। तो हेम, हाटक, हिरण्य या कलधौत, तो ये हो जाएगा स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इनमें से कौन सही पर्यायवाची लिखे गए हैं, इनमें से ध्यान से पहचानिए। तो घर, निकेतन, आलय, विलय, ये सही है, ये सबके सेम है ना, घर, निकेतन, आलय, विलय। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताना है इसमें आपको। जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधपी। तो जलाधपी नहीं होगा समुद्र का पर्यायवाची। फिर कह रहा है इनमें से कौन नदी का पर्यायवाची नहीं होगा। तो नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें? त्रिपथगा नहीं होगा, त्रिपथगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? शार्दुल नहीं होगा इनमें से, शार्दुल। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, ये पहचानना है, मीनाक्षी का। तो दुर्गा हो जाएगा, मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुर्गा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, कह रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, पहचानिए। तो तत्सम है सरीसृप, सरीसृप क्या है? तत्सम है। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है भाई? घर जो है आपका, ये तद्भव है। 23 की बात कर लेते हैं। अखरोट का तत्सम रूप क्या है भाई? अखरोट का तत्सम रूप है इनमें से अछोट, क्या हो जाएगा? अछोट। तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है, इसमें से कौन सा होगा? तो सही रूप होगा इसमें से अछवाट का अखाड़ा, क्या हो जाएगा? अछवाट का अखाड़ा। इसके बाद है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो कपूत का सपूत, ये गलत हो जाएगा भाई, कपूत का सपूत गलत है, क्यों भाई? आसान है ना, कुपुत्र होना चाहिए था। तद्भव का चबूतरा नहीं, तद्भव जो है चबूतरा का तत्सम रूप है, मतलब तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है इनमें से, सही बताओ। तो ये हो जाएगा आपका चतवाल, क्या हो जाएगा? चतवाल, ठीक है। देखो डिटेल में मैं इसकी नहीं जा रहा हूँ, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको करिए, हिंदी तो आपकी तैयारी होगी ना, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, 55+ बनना है कि नहीं देख लो, नहीं तो अभी भी हिंदी का एक वीडियो पड़ा हुआ है 60 नंबर का, मतलब पूरी हिंदी कवर करी गई है, पापा वीडियो है वो, उसको 2-4 बार नाम से चबा डालो, उसको देख देख के सब याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा इनमें से पहचान करनी है आपको। तो इनमें से तद्भव कौन सा है? पूंजी तद्भव हो जाएगा। बेंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा इसमें से? बेंत का तत्सम रूप वेत्र हो जाएगा। चने का तत्सम क्या होगा इसमें से? चने का तत्सम चणक हो जाएगा, चने का तत्सम। ऊन का तत्सम रूप क्या है, कह रहा है, ऊन का तत्सम। तो इसका क्या हो जाएगा सही? ऊण हो जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसको क्या कहते हैं भाई? जो राज्य निकालता है अध्यादेश कहते हैं, क्या कहते हैं? अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका पति विदेश चला गया हो उसको बोलते हैं प्रेषित पतिका। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, पैर से सिर तक, तो इसको क्या बोलते हैं? आपद मस्तक, आपद मस्तक। अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसको क्या कहते हैं? अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाला या अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो इसको कहेंगे हम लोग दुराग्रही, है ना, दुराग्रही। मदिरा पीने का प्याला, उसको क्या बोलते हैं भैया? मदिरा पीने का जो प्याला है तो इसको बोला जाता है चषक, क्या बोलते हैं हम लोग? चषक बोलते हैं, है ना, लिखा सेम है पर जो सा से षटकोण वाला ये होगा। चलो अगला देख लेते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो भैया, मेहर गुलाम जिसको कहा जाता है, स्त्रीण कहा जाता है ना, स्त्री के वशीभूत,
सवाल जवाब, बहस उज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? ये हो जाएगा प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको क्या कहते हैं? जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है इसको बोलते हैं वाग्दत्ता। क्या बोलते हैं? वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, है ना, उसको कौन सी जीविका बोला जाता है? आकाशवृत्ति बोलते हैं भाई, है ना, कोई निश्चित ठिकाना नहीं, आज है कल चली गई। मरणासन्न अवस्था वाले को क्या बोला जाता है? जो मरणासन्न पड़ा रहता है, मैमर्त्य बोलते हैं, मैमर्त्य। चलो, अब इनमें से अशुद्ध वाक्यों की पहचान करनी। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित। तो ये गलत है। राम और श्याम कोई विषय तो नहीं, सम्यक विषयक चर्चा, ये गलत हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अब फिर इसमें से अशुद्ध पहचानना है आपको, कौन सा अशुद्ध है। गौतम ऋषि की पत्नी के नाम अहल्या, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो आसान है, गलत है भाई। एक गुलाब की माला नहीं होता, गुलाब की एक माला होना चाहिए। अशुद्ध बताओ 43 में फिर से अशुद्ध क्या होगा? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो इसमें से इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। बस हो यही होगा, तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, सिंपल। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन होगा? 44 में ये पहचानना है आपको। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दंड दिया और उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो मुक्त हस्त दान दिया, ये गलत हो जाएगा। मुक्त हस्त का मतलब ही हो गया दान देना, हाथ धन लुटाना बहुत। 45 में आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। कौन सा अशुद्ध होगा भाई 45 में? वह अनेकों मामलों में गवाह था। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो और मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दे। तो यहाँ पे अनेकों नहीं, अनेक मामलों में गवाह होना चाहिए था भाई, सिंपल। शुद्ध वाक्य का चयन करना है 46 में फिर से कि कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो शुद्ध वाक्य ये है भाई, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। चलो अगला देख लेते हैं। प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध का सही विकल्प है। शुद्ध का सही विकल्प है भाई इनमें से आगंतुक। आगंतुक मतलब क्या सही लिखा हुआ है? तो देखो ये जो है आगंतुक को इस तरह से लिखा जाएगा। फिर है एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है भाई? तो शुद्ध वर्तनी वाला है पर्यवसान। क्या हो जाएगा शुद्ध वर्तनी? पर्यवसान। ठीक है, चलो 49 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इनमें से वर्तनी शुद्ध किसकी है 49 में ये बताना है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी हो जाएगी उन्नयन की। किसकी हो जाएगी? उन्नयन की। ठीक है, ये हो जाएगा। 50 में किसकी वर्तनी शुद्ध है ये बताना है आपको 50 में। तो ये आविष्कार सही लिखा हुआ, आविष्कार। फिर कह रहे दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र का शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो ये आएगा विशेषण में। किसमें? विशेषण में। लाखों लोगों ने महसूस किया है, इसमें विशेषण क्या है? लाखों लोगों ने महसूस किया है, तो लाखों जो है ये विशेषण हो जाएगा। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द, तो ये है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ये कौन सा विशेष है भाई? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जो है इसमें विशेष है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो इसमें क्या बताना है? इन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो विशेषण विशेष संबंध किसमें नहीं है? पुलिस की लापरवाही में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है ये बताना है आपको। कौन सा विशेषण है? तो क्रोधी जो है ये एक विशेषण हो जाएगा। एक विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो लांछन जो है ये विशेषण नहीं होगा भाई। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, विशेष कौन सा इनमें से? हृदय हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं होगा? गर्व विशेषण नहीं होगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय का ऐन्द्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐन्द्रिय, है ना। तो हिंदी को देख लो एक बार अच्छे से, नहीं करी तो रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये आपके लिए शानदार टेस्ट था। कितना स्कोर आया 200 में? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए और टेस्ट को हमारे आप लगाइए ज़रूर। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके चाहे तो ले लीजिए या ऐप से ले लीजिए। नीचे देखो OMR शीट भी आपको मिलती है, पूरा रियल पेपर जैसा है, बढ़िया। इसमें गोले वोले भरिए सब, है ना। तो आंसर राइटिंग वगैरह प्री की, मेंस की संपूर्ण आप तैयारी कर सकते हैं। UPPC 2025 की
शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप भी चल रहा है हमारा, बिहार पीसीएस का भी चल रहा है ना, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, हर एक एग्जाम को आप हमारे प्री से मेंस तक पूरा गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे हम विद स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, क्विज। इन नंबरों से जोड़िए।